जब सोशियोलॉजी आया मार्केट में तो आया कैसे कि सोशियोलॉजी बेसिकली औद्योगिक क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जो आपने पुनर्जागरण सुना होगा, 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आया था। तो बेसिकली ये तीन घटनाएं जो यूरोप में घटी, पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसके वजह से सोसाइटी में एकदम उलट पलट हो गया। बोलते कहते हैं एवरीथिंग वाज चेंज्ड। मतलब एक लाइन में समझिए तो एक विचारक हैं गिलेन एंड गिलेन, कहते हैं कि एवरी इंस्टीट्यूशन एंड रिलेशनशिप वाज चेंज बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल फ्रेंच एंड रेनेसां। कोई दुनिया का ऐसा संबंध नहीं बचा था जो बदल नहीं गया था। पति पत्नी, भाई बहन, मित्र, सबका संबंध बदल गया था। ऑल इंस्टीट्यूशंस वर चेंज, ऑल रिलेशंस वर चेंज। और लगा कि यार एक ऐसा विषय होना चाहिए जो कि डे टू डे लाइफ में जो सोसाइटी में चलता है उसको एक्सप्लेन करे। एंड दैट नेसेसिटी लेड टू द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो बेसिकली जो बड़े बड़े सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, चाहे उस समय की फिलॉसफी या हिस्ट्री, यही सब सब्जेक्ट थे, एक्सप्लेन नहीं कर। यार क्या मुंह में घुस गया, कुछ घुस गया, डस्ट लग रहा है। तो बड़े बड़े जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे थे उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक विषय की जरूरत हुई और फिर सोशियोलॉजी आया। सोशियोलॉजी जब शुरू में इमर्ज किया ना, तो सोशियोलॉजी का जो लाइन था वो जैसा इसने बोला, अब इसने एक पॉजिटिविस्ट वर्ड यूज किया और पॉजिटिविस्ट को आगे इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो इमाइल दुर्खीम जैसे कुछ विचारक थे, इनसे पहले भी 3-4 थे, सेंट साइमन, अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, जो आप वीडियो देखेंगे तो सुनाई पड़ेगा। ये लोग चाहते थे कि सोशियोलॉजी जो विषय है ना, तो शुरुआत में जो सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ ना, सुनिए आप दोनों, शुरुआत में जब सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो ये लोग चाहते थे, यार नेपकिन देना, नेपकिन है तो देना, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो है ना। तो आपने इंजीनियरिंग करा है, आपने क्या किया ग्रेजुएशन में? तो उसको आर्ट्स बोलते हैं ना, उसको साइंस बोलते हैं। तो सोशियोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ शुरुआत में, तो ये जो समाजशास्त्री थे ना, वो चाहते थे कि एक साइंस सब्जेक्ट के रूप में डेवलप हो। जैसे आर्ट्स है ना, फिलॉसफी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो वो इस सब्जेक्ट को आर्ट्स नहीं बनाना चाहते थे, इसको साइंस बनाना चाहते थे। और आप बताइएगा कि क्या साइंस किसी भी ऐसे विषय का अध्ययन करता है, विषय वस्तु का, जिसको हम देख या दिखा नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते? साइंस मानता है कि जिसको हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस नहीं कर सकते वो चीज़ होती ही नहीं है। यही है ना? इसका मतलब हिंदी में अगर कहें तो साइंस केवल प्रत्यक्ष का अध्ययन करता है। और प्रत्यक्ष का मतलब केवल आंख से दिखाई नहीं देने वाला चीज़ होता है, चाहे वो माइक्रोस्कोप से दिखे चाहे दूरबीन से दिखे। तो जो लोग मानते हैं कि समाज भी प्रत्यक्ष है और इसलिए साइंस के सारे रूल्स जो बाकी वस्तुओं पे लगता है वही चीज़ सोसाइटी पे भी लगता है, इसलिए सोसाइटी सोशियोलॉजी कैन बी डेवलप्ड ऑन द लाइन ऑफ नेचुरल साइंसेस। तो जो लोग मानते थे कि सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंसेस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लाइन पे डेवलप किया जा सकता है, ऐसे लोगों को पॉजिटिविस्ट या प्रत्यक्षवादी कहते हैं। ठीक है ना? इसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इमाइल दुर्खीम। ठीक है, ये सब ये लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने इस आदमी का नाम नहीं सुना होगा। कार्ल मार्क्स के बारे में सब जानते हैं। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? आपने फिलॉसफी में पढ़ा होगा। कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं? नहीं है। मोहब्बत क्या है कार्ल मार्क्स के अनुसार? मोहब्बत एक तिजारत बन गई है ना। ये तिजारत क्या होता है दीपा? ये गाना तो सुना होगा तुमने। तुम्हारे पापा सुनते थे, उनके साथ भी ऐसे हादसे हो चुके हैं।
कोई नहीं। अब लाने मत चले जाना। हाँ बताओ। तो ये मोहब्बत जो तिजारत बन गई है, व्हाट इज तिजारत? सोचो, तुम लोग सुना तो होगा ये गाना, फिर सोचे भी हमने तिजारत क्या था। सौदा। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। मोहब्बत क्या हो गया है? लेन देन का मामला है। गिफ्ट दिए वैलेंटाइन डे को तो आई लव यू, नहीं तो चला हाउ देता। तो पहले मोहब्बत का मतलब सब कुछ छोड़ देना, वो सब नहीं है। अब ये बिजनेस है, इट्स लाइक अ बिजनेस। तिजारत इज अ बिजनेस। मार्क्स कहता है कि दुनिया में जितने भी संबंध होते हैं वो क्या होते हैं? संघर्ष पर आधारित होते हैं, कन्फ्लिक्ट बेस्ड होता है। और क्यों होता है ये कन्फ्लिक्ट? दो बातें बोली थी। कन्फ्लिक्ट क्यों होता है? अरे क्या हो गया तुम लोग को? डोमिनेंस और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन। दुनिया में जितने भी संबंध बने हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, बाप बेटा हो, माँ, जो भी सोच सकते हो, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और वो डोमिनेट क्यों करने की कोशिश करता है? क्योंकि वो उसका शोषण करना चाहता है। तो दुनिया में जितने भी संबंध होते हैं उसमें एक दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और डोमिनेट क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज दे वांट टू एक्सप्लॉइट यू। ये एक पैरेलल नैरेटिव चल रहा था सोशियोलॉजी में, जिसको हम कन्फ्लिक्टिस्ट कहते हैं। ठीक है। तो एक कहता था कि दुनिया में सोसाइटी के हर रिलेशनशिप को डोमिनेंस और एक्सप्लॉयटेशन से एक्सप्लेन करता था, और एक हर चीज को साइंस से। जब भी एक वर्ड आएगा सोशियोलॉजी में प्रत्यक्ष बात, तो ये समझिए कि कुछ साइंस की बात करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करेगा। ये दो नैरेटिव ऑलरेडी चल रहा था सोशियोलॉजी में, स्पेशली ये बहुत डोमिनेंटली चल रहा था। एंड देन के मैक्स वेबर। इन दोनों के बीच में आया मैक्स वेबर। यही कल आप रहते तो और एक्सप्लेन किया होता। तो मैक्स वेबर कहता है कि यार सोशियोलॉजी को साइंस कैसे बना सकते हैं? सोशियोलॉजी में साइंस बनने की पोटेंशियल ही नहीं है। जैसे फिलॉसफी को, हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को हम साइंस बना ही नहीं सकते, क्योंकि इन सब्जेक्ट में साइंस बनने का पोटेंशियल नहीं है। अब क्यों नहीं है? फिलॉसफी में साइंस बनने का पोटेंशियल क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया। थोड़ा एक लाइन और यूज करिए, मतलब साइंस। क्योंकि साइंस को ना हर चीज का यूनिवर्सल थ्योरी देना पड़ता है। यूनिवर्सल। आप साइंस कभी भी देखिएगा टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंगली थ्योरी नहीं देता। वो 2 और 2 हर जगह 4 ही होगा। एक पे 0 लगा दीजिएगा तो दुनिया में कहीं भी जाइए वो 10 ही होगा। और पूरब हमेशा सूरज हमेशा पूर्व में ही उगेगा, और 365 दिन का ही दिन होगा, रात होगा, यही होगा। साइंस को अगर आप साइंस बनने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आप पर उत्तरदायित्व है कि आपको यूनिवर्सल थ्योरी देना पड़ेगा। अब सोसाइटी की कोई यूनिवर्सल थ्योरी हो सकती है? शादी का यूनिवर्सल थ्योरी दीजिए तो शादी चलेगा कि नहीं चलेगा? दे सकते हो किसी का? कोई भी सोशल फेनोमेना का कोई यूनिवर्सल थ्योरी आप दे सकते हैं? सोचो, इसका तो हो सकता है शायद। सुनिधि लिख रही है, वेबर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कांटियन एपिस्टेमोलॉजी, सो ही होल्ड ह्यूमन कैन नॉट बी। यस, बिल्कुल। वाह सुनिधि, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें एपिस्टेमोलॉजी भी पता है। हल्के से मत लेना, मेरे जिले की है, समझे ना। ये ना दीपा तुम्हें ऐसे हल्के में ले रही थी, आप समझे ना। एक बार दीपा के गांव में एक शादी हो रही थी, समझे। तो दीपा को लगा कि मतलब यहाँ पे तो इंग्लिश किसी को आती नहीं है, तो अगर मैं इंग्लिश बोलूँगी तो मेरा बहुत दबदबा बनेगा। तो इसने कुछ इंग्लिश वर्ड सीख लिए थे। इसके गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, दिल्ली से गई थी। तो इसने अपने घर में बोला, एक्सक्यूज मी, वाटर लाना, वाटर। अब पूरा गांव में हड़कंप, अरे ये वाटर का होला। अब सब आपस में ये वाटर का होला, वाटर, इधर उधर फोन किया जा रहा है। इसके पास फोन, वाटर में पानी मांग रही है, तो पानी दिया गया। इसको बड़ा मजा आया, सब कोई परेशान हो रहा है। फिर थोड़ी देर बोले, एक्सक्यूज मी, इधर ब्रेड चाहिए, ब्रेड। अरे ब्रेड क्या होता है? धड़ा, अरे ब्रेड ब्रेड। फिर फोन, पटना से दिल्ली, ब्रेड रोटी मांग रहे, अच्छा अच्छा। फिर बोले, अतने अभी दलवा के जब पल्स कहब नो तो कुल जाना भाग जी भाई जैसे। यही बात है ना।
हाँ? देखो ये दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट इंसान है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रोवोक करता हूँ। इसको यहाँ बुला देता ना तो गिर जाती, लिटरली गिर जाती कि नहीं। उसको 4 आदमी टांग के लाता तब वो नहीं आती, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि नहीं आती। ठीक है ना, पब्लिक फेस एक अलग चीज होता है। तो सोशियोलॉजी कोई भी थ्योरी यूनिवर्सल नहीं दे सकता। तो पॉजिटिविज्म वाज रिजेक्टेड और मैक्स वेबर ने कहा कि डेवलपिंग सोशियोलॉजी ऑन द लाइन ऑफ नेचुरल साइंसेज वाज ए ब्लंडर। आप जबरदस्ती एक सुसाइड का, अभी लोग पढ़ चुका है, सुसाइड का यूनिवर्सल थ्योरी, रिलीजन का यूनिवर्सल थ्योरी, डिवीजन ऑफ लेबर का यूनिवर्सल थ्योरी, जबरदस्ती मतलब सोसाइटी का यूनिवर्सल थ्योरी देने की कोशिश कर रहे थे। वेबर कहता है ये ब्लंडर है, और साथ में इनकी भी आलोचना कहता है यार क्या शिट है ये कि हर चीज में कन्फ्लिक्ट है। आपने दुनिया में कुछ ऐसे संबंध देखे हैं, जरूर देखे होंगे आपने, आपके गांव में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, आपके पड़ोस में हो सकता है कि उनका लड़का पैदाइशी मेंटली चैलेंज है, जरूर देखा होगा। और उसके माँ बाप उसका बड़ा ख्याल करते हैं, ये भी देखा। जरा उसको मार्क्स से समझाओ तो कि उसमें कौन उसका बाप उसका शोषण कर रहा है, कौन उससे उसको आईएएस बना के उसका 1 करोड़ दहेज लेना है। आपने ऐसे संबंध भी देखे होंगे ना। एक बहुत अमीर आदमी को एक फकीर की लड़की से प्यार हो गया और सारा घर बार सब छोड़ दिया। ऐसे 50 स्टोरियां हम लोगों ने लैला मजनू की पढ़ी होगी। जरा लैला मजनू को मार्क्स एक्सप्लेन करो तो वो कैसे मजनू उसको एक्सप्लॉइट कर लेगा, क्या करेगा, जिसको अपने खाने का ठिकाना नहीं है। ऐसा देखा होगा ना, सुदामा ने को कैसे कृष्ण ने एक्सप्लॉइट कर लिया, जरा बताना। तो ऐसा नहीं होता कि दुनिया के सारे संबंध में बस केवल संघर्ष है, डोमिनेंस है एंड एक्सप्लॉइटेशन। ये तो एक पक्षीय है ना। प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे का केयर करना, इस सब की दुनिया में कोई जगह नहीं है, नहीं है। अब मानते हैं कि दीपा मुझे एक्सप्लॉइट करती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है ना कि मैं सबको मान लूं ऐसा। क्या दीपा? उसे तुम ना देखा करो, जब मैं उसको बोलता हूं ना तो देखो, उसको लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये भी एक पक्षी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ऑल रिलेशंस आर नॉट बेस्ड ऑन कन्फ्लिक्ट, एक्सप्लॉइटेशन एंड डोमिनेंस। और दूसरा, साइंस डेवलप नहीं हो सकता है। तो इसने सोशियोलॉजी के 2 एस्टैब्लिश्ड एक्सट्रीम को रिजेक्ट कर दिया। तो अब सोशियोलॉजी फिर पढ़ेगा क्या? देन केम मैक्स वेबर, और मैक्स वेबर ने कहा कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। ये लोग सोशल एक्शन से एक्सप्लेन कर रहा था, बट ये लोग रिजेक्टेड 2 थ्योरीज को नहीं बताया। बोला कि साइंस नहीं बनना है हमें, हमें वो लड़ाई झगड़े नहीं। हम सोशियोलॉजी के लिए एक नई सब्जेक्ट मैटर देते हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। और एक लाइन में समझिए, बाकी तो आपको नोट्स में और वीडियो में देखेगा ही। सामाजिक क्रिया का मतलब है जो चीज आप किसी दूसरे व्यक्ति को दिमाग में रख के करते हो वो सब सोशल एक्शन है। जैसे इस समय आप मेरे वजह से आए हो, हम आपकी वजह से आए हैं, ये सोशल एक्शन है। ठीक है। आपको भूख लगती है, आपने खाना बना के खा लिया, सोशल एक्शन नहीं है क्योंकि इसमें दूसरा व्यक्ति नहीं है। लेकिन कोई आने वाला है, आपने खाना बनाया, इट्स अ सोशल एक्शन। कोई भी क्रिया जो दूसरे व्यक्ति को आप दिमाग में रख के करते हो वो सोशल एक्शन है। आप चिट्ठी लिख रहे हो किसी को, सोशल एक्शन है, चाहे उसको मिले चाहे नहीं मिले। लेकिन आप अपने लिए कविताएं लिखते हो, अपने लिए गुनगुना रहे हो, इट्स नॉट अ सोशल एक्शन। दीपा को सुना रहे हो, इट्स अ सोशल एक्शन, चाहे वो सुने चाहे वो कान बंद कर ले, बट इट्स अ सोशल एक्शन। तो कोई भी एक्शन जो दूसरे व्यक्ति को आप दिमाग में रख के करते हो, इट्स अ सोशल एक्शन। और सोशियोलॉजी सिर्फ सोशल एक्शन की स्टडी करेगा। अर्थात जो आप अपने लिए करते हो ये साइकोलॉजी करेगा। आप ब्लैक कपड़े पहने हो, उसने ब्लू कपड़ा पहना है, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, क्योंकि आप अपने लिए पहने हो। लेकिन शादी में चमकाने के लिए पहने हो, इट बिकम सोशल एक्शन। ठीक है दीप, अब ये जो तुमने मास्क लगाया है सोशल एक्शन है कि नहीं? आप लोगों ने मास्क जो लगाया है मैक्स वेबर के अकॉर्डिंगली, साउंड इज नॉट क्लियर, वो क्या हो गया? अभी अब ठीक है? सुनिए दी, आप लोगों ने ये मास्क लगाया सोशल एक्शन है कि नहीं वेबर के अकॉर्डिंगली? है। इस सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे के कॉन्टेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए है ना। आप जब घर में रहते हो तो इसको लगाए रहते हो। इसका मतलब जब आप बाहर निकलते हो तो दूसरे से के कॉन्टेक्ट्स से अवॉइड हो, या अगर आ भी जाए तो इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए लगाया आपने। अगर आपने खुद के लिए लगाया होता तो आप घर में भी सोते समय भी लगा के रहे होते। क्लियर हुआ? हंस रही है, हाँ ना बोलो। ये जो इस समय आप लोगों ने मास्क लगाए हुए, ये सोशल एक्शन है।
अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। क्यों? क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को अवॉइड करने के लिए तो लगाए हुए हो, है ना। तो ये सोशल एक्शन की सोशियोलॉजी स्टडी करेगा। इसमें इसने 4 तरह के सोशल एक्शन बताए। एक लॉजिकल सोशल एक्शन है, एक वैल्यू बेस्ड है जिसमें हम दूसरे की सहायता वगैरह करते हैं, तीसरा इमोशनल एक्शन है जिसमें हम किसी को गाली वाली देते हैं, और चौथा ट्रेडिशनल सोशल एक्शन है जिसमें हम वो काम करते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज भी करते थे। तो when you imitate your ancestors and do it, it's called traditional social action. When your social action is influenced by the emotions like love, hate, तो वो हो गया affective social action. तीसरा हो गया value वर्ड रैशनल सोशल एक्शन जिसमें हम दूसरे की मदद सहायता वगैरह करते हैं, और चौथा है लॉजिकल सोशल एक्शन, जैक रैशनल सोशल एक्शन जो इस समय आप कर रहे हो, जिस एक्शन के थ्रू अपने गोल्स को आप अचीव करने की कोशिश करते हो। इसके अलावा इसकी 2 छोटी मोटी आलोचनाएं हैं, वो सब आप रहने दो। तो सोशल एक्शन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। कल हमने ये बताया था साथ में एक मेथड बताया था, उसकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उसका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है ना। वर्शन मेथड है, वो आप वीडियो सुनेंगे बहुत, वो एक अलग थ्योरी है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने चर्चा कर ली है कि हम सोशल एक्शन को कैसे समझेंगे, उस जगह पे खुद को रखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है ना। उसको एक्सप्लेन कर देंगे, दैट इज द वर्शन मेथड। अब आइए इसकी जो मेन थ्योरी है, दूसरा मेथड है जो ये पढ़ता है फिर कि आइडियल टाइप ना, तो समझ में आ जाता तुम हमको फीस देता, हमको समझ में आया 4 साल में, तुमको समझ में आ जाएगा पढ़ के। तो इसे नोट्स ऑफ फोटो स्टेट के दुकान पे दूसरा में नहीं मिल रहा है, हमको नहीं पता, एक तरह को नहीं पता चलेगा। अरे गुरुजी अब देखना 2 मिनट के बाद तुम इसको समझा रहे, सुन हम तुमको समझाते हैं आइडियल टाइप क्या होता है। कुछ तो हुनर है तभी तो, नहीं तुम लोग किसी को बुखार ना दो पैसा दोगे। चल कोई बात नहीं, अब रख दो, क्लोज योर कॉपी, सुनो। अब अगला क्वेश्चन ये है कि उसने कल एक चर्चा की थी कि आगे हमने ये डिसाइड कर लिया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है और हमें सामाजिक क्रियाओं को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। दुनिया में कोई भी घटना घटती है, ठीक है ना, तो साइंस उसका यूनिवर्सल थ्योरी देता है ना, साइंस यूनिवर्सल थ्योरी देता है। इसका मतलब कि अगर आपको साइंस बनना है तो आपको हर चीज की यूनिवर्सल थ्योरी देनी पड़ेगी। इससे आप हाँ या ना, स्पेशली जिनको साइंस नहीं आता वो बोले, जो साइंस जानते हैं उनको तो पता है। अगर आपको साइंस बनना है तो आपका एक कंडीशन है कि आपको किसी भी चीज की यूनिवर्सल थ्योरी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये साइंस का एक प्री कंडीशन है कि आप अगर यूनिवर्सलाइजेशन नहीं करते हो, क्योंकि बिना यूनिवर्सलाइजेशन के कोई भी सब्जेक्ट साइंस नहीं होता, ये चीज फिक्स है। क्या साइंस बनने का कोई दूसरा तरीका है सुनिधि? इज देयर एनी अदर वे विदाउट गिविंग यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ एनीथिंग यू कैन बी अ साइंस? है कोई तरीका? साइंस वाले बताएं, आर्ट्स वाले तो नहीं बता पाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं बोल अच्छा है, कम से कम पढ़ के समझ तो रहा है, पढ़ रहा है। समझे? वो बताएगा, अब रुकिए उसको बता दो। इज देयर एनी अदर वे ऑफ बिकमिंग ए साइंस विदाउट गिविंग यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ एनीथिंग? ना सुनिधि ये सही बोल रहा है, ये इस कम से कम होमवर्क करता है, जाके पढ़ता है, ट्राई तो किया ना। कोई और दूसरा तरीका है साइंस बनने का बिना सार्वभौमिक सिद्धांत दिए? वेबर कहता है जो ये कह रहा है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। वेबर कहता है कि यस इट्स पॉसिबल। कहता है कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, इस पर एक वो थ्योरी देता है, कहता है कि साइंस बनने का 2 तरीका है। एक सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सल थ्योरी, हर चीज का आप यूनिवर्सल थ्योरी दीजिए तो आप साइंस बन सकते हैं, जैसा कि फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करता है। दूसरा कहता है कि नहीं, एक साइंस बनने का और भी तरीका है, उसको वो कहता है सूक्ष्मीकरण, माइक्रो। ये तो मैक्रो हो गया यूनिवर्सल थ्योरी, दूसरा है माइक्रो, सूक्ष्मीकरण कहता है वो। अगर मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूं तो ठीक है, सूक्ष्मीकरण। वो कहता है कि बायोलॉजी जो स्पेशली वो मेडिकल साइंस की चर्चा करता है, कहता है मेडिकल साइंस किस चीज का यूनिवर्सल थ्योरी देता है?
वो तो केवल हर चीज का कॉज इफेक्ट एनालिसिस करता है, इसको काउजल एनालिसिस बोलते हैं, कार्य कारण संबंध। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर किसी भी बीमारी का कोई यूनिवर्सल थ्योरी बताता है? आप जाते हैं डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब फीवर है, वो कहता है यार मलेरिया लग रहा है, तो आप वो कभी भी आपको मलेरिया का कोई यूनिवर्सल थ्योरी देता है? आपका फीवर देखा, कार्य कारण आप पूछिएगा क्यों हुआ होगा, अरे मच्छर काट लिया होगा, इतना ही बोलता है ना। मलेरिया क्यों हुआ, मच्छर काट लिया, ये दवाई है, जाइए। अब मेडिकल एक साइंस है कि नहीं? तो मेडिकल ने कौन सा बीमारी का यूनिवर्सल थ्योरी दिया बताइए? कोरोना का यूनिवर्सल थ्योरी दीजिए तो जरा। आप कहेंगे कि वो वायरस तेरे नाक में घुस गया होगा, तो आप बोलेंगे कि ये मेरी रूममेट है, हम दोनों इसके साथ रहते हैं, इसको हुआ इसको नहीं हुआ, अगर वायरस से होता तो इसको भी होना चाहिए था, फिर मेडिकल साइंस क्या बोलेगा? अगर कोरोना का यूनिवर्सल थ्योरी होता तो एक ही घर में 4 लोग रह रहे हैं, एक आदमी बाहर से करियर बन के आ रहा है, 2 आदमी का नेगेटिव आ जा रहा है, 2 आदमी का पॉजिटिव आ जा रहा है ना, तो आप कहेंगे कि भाई वायरस से हुआ, कोरोना वायरस से हुआ, तो कहेगा तो इसको काहे नहीं हुआ, तो ये कहेगा कि इसका इम्यून सिस्टम अलग है। तो अगला सवाल होगा कि भाई हम एक ही घर में, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही बैकग्राउंड के हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्यों अलग है? अगर इस तरह से आप सवाल पूछते जाएं तो मेडिकल साइंस कभी इसका आंसर दे पाएगा? तो मेडिकल साइंस क्या करता है कि यूनिवर्सल थ्योरी देने की जगह एक घटना को पकड़ता है, आपकी बीमारी को, क्रिया, फीवर, कारण, मच्छर, मलेरिया, फिर ये जाता है ऐसे ऐसे करता है, बोलता है तेरा मलेरिया नहीं लग रहा, वो लग रहा है, टाइफाइड लग रहा है, क्यों हुआ होगा, ये हुआ होगा। क्या जो तुम्हारी बीमारी का, कभी वो कहता है कि ये मैं मलेरिया का यूनिवर्सल थ्योरी या टाइफाइड का यूनिवर्सल थ्योरी दे रहा हूं, ऐसा कभी हुआ? क्या कार्य कारण संबंध बताकर आप किसी चीज को, अगर मेडिकल साइंस साइंस बन सकता है तो सोशियोलॉजी साइंस क्यों नहीं बन सकता? अब सुनिएगा अगला लाइन, क्योंकि यहां से मैं सोशियोलॉजी को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आइडियल टाइप में जा रहा है। समाज में कोई घटना घटी, मान लीजिए कि दीपा का इसके साथ मारामारी हो गया, ठीक है, दीपा ने इसका सर फोड़ दिया, ठीक है, इन्होंने जाके स्टडी किया और ये पाया कि दीपा मजबूत थी इसलिए इसको पीट दिया, ये कंक्लूजन हो गया। आपने भी स्टडी किया कि दीपा और इसकी, क्या नाम है तुम्हारा, ज्योति को इसलिए दीपा ने पीट दिया कि दीपा तगड़ी थी। फिर 10 दिन बाद आपने भी उस केस स्टडी को किया और आपने ही पाया कि दीपा इसलिए पीट पाई ज्योति को क्योंकि, अर्थात बार बार उसका स्टडी करने के बाद कंक्लूजन एक ही आ रहा है, तो क्या वो सब्जेक्ट साइंस नहीं हो सकता? आफ्टर रिपीटेड इंक्वायरी, इफ इट इज गिविंग द सिमिलर रिजल्ट, व्हाई इट कैन नॉट बी अ साइंस? इमेजिन करिए कि अगर डॉक्टर आपको देखता और कहता कि मुझे मलेरिया लग रहा है, ये डॉक्टर कहता कि टाइफाइड लग रहा है, वो डॉक्टर कहता कि लग रहा है कोई जादू कर दिया है, वो डॉक्टर कहता है कि लग रहा है कोई भूत छोड़ दिया है, तो क्या अगर मेडिकल साइंस इस तरह से आपको किसी चीज को एक्सप्लेन करता तो क्या आप मेडिकल को साइंस मानते? मेडिकल साइंस, आप उस डॉक्टर से भी कहिएगा तो कहेगा कि मलेरिया का ही लक्षण लग रहा है, वो भी कह रहा मलेरिया, वो भी कह रहा मलेरिया। तो रिपीटेडली अगर वो सेम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है तो व्हाई इट कैन नॉट बी अ साइंस? जैसे मेडिकल इज अ साइंस, तो कहता है कि ह्यूमैनिटीज कैन बी अ साइंस, फिलॉसफी भी साइंस हो सकता है, हिस्ट्री भी साइंस हो सकता है, सभी विषय साइंस हो सकते हैं, लेकिन रिपीटेडली उनका कंक्लूजन एक ही आना चाहिए। जैसे आप सबने एक फिल्म सुनी होगी, देखी होगी, पद्मावत। पद्मावत में युद्ध क्यों हुआ, किसके चक्कर में हुआ दीपा? वो राजा, उससे राजा से भिड़ गया था ना। पद्मावती कह रही थी कि हम तुम्हारी बहन है, वो बहन नहीं मान रहा था, यही हुआ था ना। हमको पता है तुम ये सब देखोगे नहीं, तुमको तो देखना है गंगा मैया तो है पेरी चढ़ाई, वो उसमें लड़ाई क्यों हुआ? मतलब एक ही वांटेड टू गेट अ वुमन।
अगर आप एज ए हिस्टोरियन यही पा रहे हो कि इस महिला की वजह से युद्ध हुआ, इसके भी कंक्लूजन में ये आ रहा है, इसके भी कंक्लूजन में आ रहा है, तो इफ सोशल साइंसेज कैन रिपीटेडली गिव द सिमिलर कंक्लूजन देन इट ऑल्सो कैन बी अ साइंस। और अगर उनका कहना है कि सोशल साइंसेज को साइंस बनना है तो यूनिवर्सल थ्योरी देने की जगह आप कार्य कारण संबंधों पर जोर दीजिए। और अगर आप कार्य कारण, अगर 1857 का विद्रोह हुआ और सब इतिहासकार मानता है कि चर्बी की वजह से हुआ, चर्बी की वजह से, और सबका कंक्लूजन एक ही आ रहा है, देन हिस्ट्री कैन ऑल्सो बी अ साइंस। यहां तक दिक्कत है? तो व्हाट इज साइंस क्लियर हुआ अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। If any social phenomena or any phenomena after multiple revisions, studies and research giving the similar conclusion can also be a science। तो यूनिवर्सल थ्योरी नहीं देना है, हमें कॉज इफेक्ट, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करनी है। यहां तक क्लियर है? अब अगला लाइन ये है कि दुनिया में कोई घटना घटती है, कोई भी घटना घटती है, तो उसके एक कारण होते हैं या अनगिनत कारण होते हैं? जैसे दीपा दिल्ली में पढ़ रही है, इसका कोई एक दो कारण है या अनगिनत कारण है? दीपा बोलो बोलो। दीपा का दिल्ली में होना एक सोशल फिनोमेना है। यहां होने के पीछे एक दो चार कारण हो सकते हैं या अनगिनत कारण हो सकते हैं? अनगिनत होंगे। वेबर कहता है कि एनी फिनोमेना विच हैपेंस इन द वर्ल्ड, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द इनफाइनाइट रीजंस। इनफाइनाइट रीजंस होते हैं। आप कल दीपा का घटना लो, दीपा दिल्ली में पढ़ रही है। ये क्यों पढ़ रही है दिल्ली में? पहला कि शायद ये पढ़ने में ठीक ठाक रही होगी, अगर ये हर जगह 30-30% लाई होती तो अभी इसकी शादी हो गई होती, हाँ या ना? इस साल तुम 50-60% कॉन्स्टेंटली ला रही होगी। तो अगला क्वेश्चन है कि इसके तो गांव में 4 लड़कियां और ला रही थी, वो तो नहीं आई, तो सेकंड फैक्टर आएगा कि नहीं इसके माँ बाप की आर्थिक स्थिति ऐसी होगी जो दिल्ली भेज सकें, सेकंड फिनोमेना। तो उसके भी तो माँ बाप कमाने वाले थे, इससे माँ बाप से अच्छे पद या अपने पोजीशन पे थे, उन्होंने तो नहीं भेजा। तो नहीं, इसके माँ बाप का बैकग्राउंड थोड़ा पढ़ा लिखा होगा। तीसरा फैक्टर, तो उसका भी तो पढ़ा लिखा था, वो तो नहीं भेजे। तो नहीं, इसके फैमिली या इसके दादाजी इतने कंजर्वेटिव नहीं होंगे जो उसके उतने थे। तो उसी गांव के दोनों हैं, तो उसके दादाजी कंजर्वेटिव क्यों नहीं थे? अब शुरू करो तो खत्म होगा, खत्म होगा। तो दुनिया में कोई भी घटना घटित होती है, उसके इनफाइनाइट रीजंस होते हैं, अनगिनत कारण होते हैं, ठीक है। और दुनिया में आज तक कोई ऐसा विज्ञान नहीं बना, कोई ऐसी मेथड नहीं बनी दुनिया में जो किसी भी फिनोमेना के इनफाइनाइट रीजन को एक्सप्लेन करे। दुनिया में किसको नहीं पता है कि ये जो सेव नीचे गिरा था न्यूटन का, वो केवल गुरुत्वाकर्षण नहीं, बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। केवल गुरुत्वाकर्षण है उसमें? आप कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण से गिरा, तो देखिएगा एक पंख फोड़िए और ऐसे छोड़ दीजिए, वो देखिए ऐसे ऐसे लहराता रहेगा। तो आप पूछिएगा तो ये काहे नहीं जा रहा है, इसको गुरुत्वाकर्षण काहे नहीं खींच रहा है? तो फिर आप दूसरा रीजन दोगे कि नहीं नहीं, इसका अपना वेट भी इंपॉर्टेंट है। फिर कहेगा अच्छा इसका अपना वेट, तो इससे तो छोटा चीज छोड़ रहे हैं तो जा रहा है। फिर आप वॉल्यूम की बात करोगे, अगर फेदर इतना बड़ा है तो लहरा रहा है, लेकिन इससे हल्की भी चीज अगर उसको छोटा कर दो तो खटाक गिरेगा। फिर मास पे आओगे। फिर इस तरह से अगर कोई हम लोग जैसा, दीपा जैसा क्यूरियस बच्चा हो तो साइंस का टीचर क्लास छोड़ के चला जाएगा कि नहीं? तो साइंस क्या करता है कि कोई भी घटना घटती है, उसके कुछ फैक्टर्स को छोड़ देता है, जानबूझ के, डेलिबरेटली कुछ फैक्टर को पकड़ के कॉज इफेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश करके उसको एक्सप्लेन कर देता है। दुनिया के सारे साइंस यही करते हैं। कोई भी अनगिनत कारणों को एक्सप्लेन नहीं करता, कुछ कारणों को पकड़ता है, कुछ कारणों को छोड़ देता है और उसको कार्य कारण संबंध स्टैब्लिश। सेव क्यों गिरा, ये घटना है, कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। बाकी सब कारणों को छोड़ दिया। आप जब एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे या नहीं क्वालिफाई करोगे, दो ही घटना घटेगी। जब आपसे पूछा जाएगा कि कैसे हुआ और कैसे नहीं हुआ, तो आप अनगिनत कारण सुनाओगे कि एकाध कारण सुनाओगे? दीपा कहेगी कि उसी समय हमको एग्जाम में चक्कर आ गया था,
हम इतना आदमी को भीड़ में देखे हमारा दिमाग उड़ गया, इसीलिए हम नहीं लिख पाए, यही बोलोगे ना? यही बोलोगे ना? आप ये बोलोगे कि, और ये बोलेंगे आपकी स्टडी करके, नहीं यार बड़ी पढ़ रही थी, एक ही कारण बताया आपने। और अगर सब कोई यही पाता है कि इसने इस साल बहुत मेहनत की थी इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया, तो देन इट दैट दिस कंक्लूजन इज अ साइंटिफिक कंक्लूजन। क्लियर हुआ? तो आप देखिएगा कि आपके होने और ना होने के पीछे अनगिनत कारण होगा। आपका अपना मेहनत होगा, हम लोग का सपोर्ट होगा, पेरेंट्स ने आपको हाई रखा होगा, उस समय आप अपने आप को हेल्दी मेंटेन कर पाए होंगे, मेंटल पीस में। अगर इसका एक्सप्लेनेशन किया जाए पोथी लिखा जाएगा, लेकिन आप करोगे क्या? बाकी सब कारणों को छोड़ दोगे, 2-3 कारणों को हाईलाइट करोगे और अपने सक्सेस और अपने जो कारण है उसके बीच रिलेशन स्टैब्लिश करके आगे एक्सप्लेन करोगे। नहीं उस साल हम बहुत पढ़े थे, ये बोलते हो ना। आइडियल टाइप एक मेथड है। आइडियल टाइप, अब सुनिए, आइडियल टाइप का हिंदी होता है आदर्श प्ररूप। आदर्श प्ररूप, ये प्रारूप नहीं है, प्ररूप है, ठीक है ना। आदर्श एक वर्ड जो है वो आइडियल वर्ड से बना है। आइडियल का सामान्य मतलब होता है सर्वोत्तम, बेस्ट। ये आइडियल वर्ड से नहीं बना है, ये आइडिया वर्ड से बना है। आइडिया, आइडिया का मतलब क्या होता है? विचार, विचार। तो बेसिकली क्या करता है कि शोधकर्ता जब भी किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करता है तो वो कोई भी सामाजिक घटना घटती है, कोई एक सामाजिक फेमस घटना बताइए दुनिया में। अरे बहुत आसान है यार, कोई भी एक सामाजिक घटना बताइए जिसको दुनिया जानती हो। वर्ल्ड वॉर तो तुम जानते हो, वर्ल्ड वॉर कहाँ हुआ था? एक लड़के से हमने पूछा कि पोप, ऐसे दीपा जैसा बहुत शरीफ बच्चा था, उन्हें पोप जानता है? पोप बोला हाँ सर जानते हैं। पोप कौन है? बोला सर ये लोग यूरोप में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं लगा डिस्कवरी चैनल देख रहा हो ये पुरानी, ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर ले लीजिए, वर्ल्ड वॉर के होने के पीछे आज भी 5000 किताबें लिखी जा चुकी होंगी और अभी और लिखी जाएंगी। इतिहासकार क्या करता है? जर्मनी को हाईलाइट करता है, जर्मनी और हिटलर को, और इसको हाईलाइट करके बता देता है कि ये कारण है जिसके वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ। यही आइडियल टाइप है। बाकी सारे कारणों को छोड़ दिया, मेन कारण को पकड़ा, हाईलाइट किया और उसके बीच स्टैब्लिश करके आगे इसको एक्सप्लेन किया। क्यों? कल हमने क्या कहा था कि इफ सोशियोलॉजी हैज टू बी साइंस, उसको व्याख्या करनी है, सामाजिक क्रियाओं को समझना है और उसको आगे व्याख्या करना है। तो 2 तरीके से व्याख्या करना है। एक वर्शन मेथड, जब किसी व्यक्ति की सामाजिक क्रियाओं को एक्सप्लेन करना है, वर्शन मेथड। लेकिन बहुत बड़ी सामाजिक घटनाओं को करना है, किसी का शादी टूट गया, लो यार इतना तुम लोग वर्ल्ड वॉर में क्यों गए? गांव में रोज शादी टूट जा रहा है, लड़की वाला देख देख के गया, लड़का वाला सब हो गया, छेका उका हो गया, लड़का फिर कट गया शादी। तो जब उसकी शादी कट जाती है तो उसका जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसमें आइडियल टाइप थी तो अपनाते हैं, पैसा के लिए टूट गया, इतना ही बोलते हैं ना। या और कैसे कैसे टूटता है शादी? मतलब सब कुछ हो गया बाद में, और क्या होता है? पैसा के लिए शादी टूट गया, केवल एक कारण नहीं रहा होगा, और भी कारण रहे होंगे। दूसरा कारण क्या होता है? दीपा ने लड़की के बारे में चुगली कर दी होगी, इसके दूर के रिश्तेदार होंगे, लड़की इतनी लड़ाई करती है ना चाचा, आपके घर में ना दंगा कर देगी, उसने बहाना मार दिए। तो क्या हुआ? लड़की बहुत बदमाश थी, लड़का बहुत दारू पीता था। आप डे टू डे लाइफ में देखिएगा कि हम इसी मेथड को उपयोग करते हैं, जिसमें कुछ एक फैक्टर को हाईलाइट करते हैं, बाकी फैक्टर को डेलिबरेटली छोड़ देते हैं और क्रिया के साथ कार्य कारण संबंध अपना लगाकर उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यही कहता है वेबर कि इतिहास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इतिहास की साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इतिहास हमेशा आउटकम पे, रिजल्ट की चर्चा करता है, रिजल्ट की चर्चा करता है। अरे यार युद्ध हुआ तो सब युद्ध का तो एक ही परिणाम होता है ना कि एक पक्ष जीता एक पक्ष हारा, जो पक्ष हारा उसका जान माल की ज्यादा नुकसान हुई, यही होता है हर युद्ध में। तो ऐसे तो सारे युद्ध एक जैसे ही होते हैं, लेकिन युद्ध के परिणाम बेशक एक से होते हैं, लेकिन युद्ध के जो कारण होते हैं वो हमेशा अलग होता है। आप सब एग्जाम देंगे, इतने सारे लोग एग्जाम देंगे, सबका परिणाम फिक्स है कि कुछ लोगों का होगा कुछ लोगों का नहीं होगा, तो फिर अंतर क्या है? लेकिन किसका क्यों नहीं हुआ, ये सबका एक ही कारण होगा कि अलग अलग होगा? तो वेबर कहता है कि कॉजेज आर यूनिक
एंड कॉन्सिक्वेंसेज आर जनरल। आप जनरल एक्सप्लेन करेंगे तब तो समझ में नहीं आएगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड सेकंड, वर्ल्ड वॉर सब वॉर और एक ही जैसा लगेगा। कारणों पे जोर दीजिए, परिणामों पर नहीं, क्योंकि कारण विशिष्ट होते हैं और परिणाम जनरल होते हैं। हजारों लाखों लड़के मुखर्जी नगर में रहते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, देन एवरीबडी लुक्स सिमिलर, बट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट रीजन टू गेट पास्ट एंड फेल। तो कारणों को बल दीजिए। तो आइडियल टाइप मेथड में शोधकर्ता क्या करता है कि जब भी किसी सोशल फिनोमेना की स्टडी करता है तो कुछ कारणों को हाईलाइट करता है, बाकी कारणों को छोड़ देता है। जो हाईलाइटेड कारण होते हैं उसके साथ कार्य कारण संबंध स्थापित करके उसको आगे एक्सप्लेन कर देता है। यही आइडियल टाइप मेथड है। आइडियल टाइप मेथड में आएगा कि उसके लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो 5-6 इसके लक्षण होते हैं। पहला, आइडियल टाइप आइडियल वर्ड से नहीं आइडिया से बना है। और आइडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शोध करता है, जो रिसर्चर है वो डिसाइड करता है कि उसको क्या इसमें हाईलाइट करना है। ये आपके विचार पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा, ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। रिसर्चर एक अपने दिमाग से बनाता है कि उसको कैसे आइडियल टाइप बनाना है, किन चीजों को हाईलाइट करना है, किस चीज को नहीं हाईलाइट करना है। तीसरा, इसमें कुछ फैक्टर को हाईलाइट किया जाता है, एक्सेजरेट किया जाता है, बाकी फैक्टर्स को छोड़ दिया जाता है। जो एक्सेजरेटेड फैक्टर हैं उनके साथ कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है और नीचे उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। यही आइडियल टाइप मेथड है। क्या मैं समझा पाया? समझ पाए? पक्का? 5-6 फैक्टर लिख, ये 5-6 पॉइंट समझ पाए आप लोग? कुछ फैक्टर को हाईलाइट करना है, कुछ फैक्टर को छोड़ देना है, ठीक है। इतना ही करना है, बाकी सब स्टोरी है। सब फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं करना है, कुछ फैक्टर को हाईलाइट करना है, कुछ फैक्टर। क्योंकि डेट ऐश्वर्या राय क्यों सुंदर लगती है, जरा सब चीज बताओ तो। दीपा, ऐश्वर्या राय इतनी सुंदर क्यों है? केवल एक फैक्टर हाईलाइट करना है तुमको, आइडियल टाइप। सुंदर है तो तुम में कौन सा गुण लगा है? तुम भी सुंदर हो, एक फैक्टर बताओ। कोई आंख हाईलाइट करेगा, हमको तो लग रहा है और क्या है उसका, और क्या बढ़िया है, वही है। तुम बताओ, हम लोग की उम्र नहीं है ना ऐश्वर्या राय को देखने वाली, तुम तो बताओ। अच्छा चलो, रणबीर कपूर में सबसे बढ़िया क्या लगता है? वो तुम्हारे भाई जैसा लगता है, जल्दी बताओ तो। रणबीर कपूर क्यों इतना सुंदर लगता है? देखी हो ना उसको? बोलेगी नहीं सर, उस नजर से नहीं देखे हैं। जल्दी बताओ, सुनिधि बताओ, सुनिधि, रणबीर कपूर इतना सुंदर क्यों लगता है बताओ? एक ही कारण बताना है बस। वही है ना इस समय मार्केट में, इस समय कौन चल रहा है? हाँ, ऋतिक रोशन चल रहा है, कार्तिक आर्यन, हाँ चलो उसको जानती हो। कोई कहेगा यार उसका हेयर स्टाइल अच्छा है, कोई कहेगा उसकी बियर्ड बड़ी शेप्ड है, कोई ऐसे कहेगा, कोई कहेगा उसकी बॉडी अच्छी है, ये सब कहेगा ना। यही इसी को कुछ फैक्टर को हाईलाइट करना, बाकी फैक्टर को छोड़ देना, यही आइडियल टाइप है, ठीक है। अब आइडियल टाइप 3 तरह का होता है, वो इतना बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हिस्टोरिकल पर्टिकुलर होता है, फिर जनरलाइजेशन ऑफ यूनिकनेस होती है, फिर उसका मोटिवेशन होता है, वो उससे आपका कोई लेना देना। क्योंकि आप में आएगा सिंपल सा कि आदर्श प्ररूप के अभिलक्षणों की चर्चा करिए, आपको 5 अभिलक्षणों की, कि ये मेंटल कंस्ट्रक्ट आइडिया से बना है, इसमें कुछ फैक्टर को हाईलाइट किया जाता है, बाकी फैक्टर को छोड़ दिया जाता है, हाईलाइटेड फैक्टर और घटना के साथ कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है और शोधकर्ता उसको आगे एक्सप्लेन कर देता है। इज दैट क्लियर? इतना तक क्लियर है? उसके बाद जो उसके बहुत सारे तरह के आइडियल टाइप होते हैं वो आपके काम का नहीं है, वो यूपीएससी पूछता है, आप लोग से नहीं पूछेगा। अब अगला सवाल ये है कि भाई इस आइडियल टाइप से आपको लगता है कि एक सब्जेक्ट को साइंस बनाया जा सकता है? कुछ फैक्टर को हाईलाइट करके, कुछ फैक्टर को छोड़ के, इस तरह से कोई साइंस बन सकता है? बन सकता है। साइंस ऐसा करता है कि इस चीज को हाईलाइट कर दिया जाए, इस चीज को थोड़ा छोड़ दिया जाए, इसको ज्यादा कर दिया जाए, इसको कम कर। साइंस में इतनी सब्जेक्टिविटी होती है क्या? होती है? साइंस में होती है इतनी सब्जेक्टिविटी? साइंस में अगर सब्जेक्टिविटी होगी तो साइंस ही नहीं होगा।
ये बोला यार क्या ये थ्योरी है यार, ये चीज को बढ़ा दो तो इसको घटा दो तो इसको थोड़ा ये कर दो, इससे कौन साइंस होता है? साइंस चीजों को एज इट इज एक्सप्लेन करता है। दुनिया का कोई भी विज्ञान ऐसे नहीं करता कि इसको बढ़ा दो इसको घटा दो। साइंस को चीजों को एज इट इज एक्सप्लेन करने की आदत होती है। अगर आप एज इट इज इस फैक्टर को हाईलाइट कर दो, उस फैक्टर को डाउन कर दो, तो वो साइंस कहाँ रह जाएगा? वो तो फिर शोधकर्ता के मन पे है किस चीज को हाईलाइट करना है। इसको विलेन बताना है तो 4 चीज ये हाईलाइट कर दो, इसको हीरो बताना है 4 चीज ये डाउन कर दो। बोला कि इस टाइप से आप आइडियल टाइप नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें रिसर्चर के अपने सब्जेक्टिविटी को डालने का बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है ना। दूसरा इसके जो आलोचक कहते हैं वो कहते हैं कि सर